नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का यह खास बुलेटिन। मैं हूं पूजा सिंह। चलिए रुक करते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। वहीं सीएम धामी ने समान नागरिकता में शिरकत की, साथ ही उन्होंने इस सम्मेलन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बड़े शहरों में लिव इन का कल्चर बढ़ता जा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से और वैचारिक रूप से इसे ठीक नहीं मानता हूं। यह हमारी संस्कृति में नहीं रहा है, परंतु यह आज के समय का सच है। और अभी तक लिव इन के संबंध में कोई कानून भी नहीं था, जिस कारण लिव इन के दौरान विशेषकर लड़कियों पर अत्याचार के अनेक मामले सामने आ रहे थे। आपको याद होगा, दिल्ली में कुछ वर्षों पूर्व 2022 की घटना है। श्रद्धा बालकर और मेहताब नाम के उसके साथ रहने वाले मेहताब ने उस बिटिया श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके 400 लीटर के फ्रिज में उसके टुकड़ों को रख दिया और एक एक टुकड़ा करके जंगल में फेंक कर आता था। और उसके माता पिता को जानकारी तक नहीं हो पाई, क्योंकि कोई जानकारी नहीं थी। लिव इन में रहते हैं और वो सोशल मीडिया के अकाउंट में भी उसके अकाउंट से लगातार बात करता रहा। भाइयों बहनों, हमने लिव इन का प्रावधान इसलिए भी किया है कि जो लिव इन में रहने वाले हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब कोई मेहताब जैसा ऐसा राक्षस हमारी श्रद्धा जैसी बिटिया के साथ इस प्रकार की करतूत न कर पाए, इस प्रकार का अपराध न कर पाए। और ये सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, महिलाओं के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी जरूरी है। कई बार सामान्य स्थितियों में जब अच्छे संबंध होते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन अनावश्यक रूप से वाद विवाद बढ़ता है, संबंध रहते रहते ठीक नहीं होते, तो ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण से लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, अपराध होते हैं, हिंसा होती है। और एक नहीं, अभी मैं तो अभी 2 दिन पहले यहीं सितारगंज की घटना है। यहाँ की एक बहन जो है इस लिव इन में चली गई और अब जब खोजबीन शुरू होने लगी तो पता लगा कि उसका तो गला काट के उसको डाल दिया है। जानकारी न होना ये बहुत बड़ा असुरक्षा का कारण है। और उन माता पिता के बारे में भी सोचिए जिनके बेटे बेटियां, उनके बच्चे लिव इन में रहते हैं, पता नहीं लगता है, लेकिन जब उनके साथ घटना हो जाती है तो उनके माता पिता के पास भी सिवाय जीवन भर रोने के, सिवाय जीवन भर पछताने के, दुख मनाने के कोई भी जो है रास्ता उनके सामने नहीं होता है। इसलिए सबकी सुरक्षा का प्रावधान हमने किया है और ऐसी घटनाओं को रोक लगाने के लिए हमने ये प्रावधान किया है। इसके साथ ही यदि लड़के या लड़की की उम्र 21 वर्ष से कम है तो उनके माता पिता को भी, सहमति को भी उनका अनिवार्य किया गया है इसमें। और लिव इन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये रिश्ते में कोई विवाद होता है, महिला साथी को कानूनी तौर पर गुजारा भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही इन संबंधों में जन्मे बच्चों को भी, उनको भी वैधानिकता मिलेगी। उनके भविष्य का भी प्रावधान किया गया है कि वो संपत्ति में उत्तराधिकार के पात्र होगा। भाइयों बहनों, हमने एक बार पुनः सिद्ध किया है कि यदि ये नियत साफ है और जनभावना साथ हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है, कोई भी काम किया जा सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर ऐसे अनेक काम हुए हैं, एक के बाद एक कानून। अभी देखिए आप, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन जैसे ऐसे क्रांतिकारी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। आज मुझे गर्व है कि देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू करके देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। समान नागरिक संहिता जनसंघ के जमाने से ही हमारी वैचारिक संकल्पों का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, क्योंकि ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये न्याय, समानता और राष्ट्र की एकता का विषय है। हम उत्तराखंडी लोग सदैव ऐसे विषयों में सबसे आगे रहे हैं। और जब मैंने पहली बार राज्य के मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी, तब से ही मेरे मन में सोच थी कि कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं हो सकता। क्या किसी बेटी का अधिकार उसके धर्म के अनुसार तय होगा? ऐसे अनेक प्रश्न मेरे मन पर आते थे। आखिर कब तक
इनको उत्तराधिकार मिलेगा या विवाह का न्याय अलग अलग तराजू पर तोला जाता रहेगा। और सच में ये मुझे लगता है कि मेरा प्रश्न जरूर होगा कि मुझे इस राज्य की सेवा करने का अवसर मिल गया, लेकिन मेरे जैसे प्रश्न आप सबके बीच में आपके भी होंगे और यहाँ बैठे हुए लोगों के तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उनके मन में होगा। और हमने इन सवालों का जवाब सिर्फ विचार का विषय ही नहीं माना। आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने सम्मेलन में शिरकत की, साथ ही अपनी बात रखी वन नेशन वन इलेक्शन और लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का। ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ने कार्यक्रम का आयोजन किया। चारधाम यात्रा के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने संबोधन कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। तो वहीं आपको बताते चले, ऋषिकेश के संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ने कार्यक्रम का आयोजन किया। चारधाम यात्रा के शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही आपको बताते चले, इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। आइए आपको सुनाते हैं। भारत माता की जय, बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल की, गंगा मैया की, यमुना मैया की। ऋषिकेश में आयोजित चारधाम यात्रा शुभारंभ के अवसर पर मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, ऋषिकेश विधानसभा के आदरणीय विधायक और पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री शंभू पासवान जी, मेयर शंभू पासवान जी, हमारे जिलाध्यक्ष राजेंद्र कड़ियाल जी, अध्यक्ष संयुक्त रोटेशन यात्रा श्री भोपाल सिंह नेगी जी, अध्यक्ष जेएमयू कोटद्वार श्री भास्करानंद जी, जितेंद्र सिंह नेगी जी, डीजीएमओ ऋषिकेश मनोज ध्यानी जी, अध्यक्ष हेमकुंड साहब श्री नरेंद्र सिंह बिंद्रा जी, और मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव, यात्रा में अपना सहयोग प्रदान करने वाले सभी हमारे हितधारक जो यात्रा को संचालित करते हैं, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, कमिश्नर, आईजी, एसएसपी, डीएम, सभी आए हुए, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग और पूरे देश भर से इस यात्रा में आए हुए सभी हमारे श्रद्धालुगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज चारधाम यात्रा शुभारंभ के इस अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बाबा केदार से, बाबा बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारी यात्रा पूरे धूमधाम से, हर्षोल्लास से संपन्न है, क्योंकि इस यात्रा का जहां हमारे चारधाम मार्ग पर कितने हितधारक हैं, हमारे व्यापारी बंधु हैं, होटल वाले हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, अनेक प्रकार से टैक्सी वाले हैं, टूर संचालित करने वाले हैं, जिस रूप में भी उनका योगदान है, धर्मशाला वाले लोग हैं, धार्मिक सभाओं के लोग हैं, हमारे अनेक प्रतिनिधिगण हैं, स्थानीय लोग हैं, सभी को जहां इस यात्रा का बड़ी प्रतीक्षा रहती है, वहीं देशवासियों को भी इसकी बहुत प्रतीक्षा होती है कि चारधाम यात्रा शुरू हो, कपाट खुले और हम सब भाग लेकर पुण्य के भागी हैं। और हमारे यहाँ अक्षय तृतीया के दिवस से यात्रा प्रारंभ हो गई है। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम 30 अप्रैल को खुल गए थे और कल 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। 4 मई को
भगवान बद्री साहब के कपाट खुलेंगे और 25 मई को हेमकुंड साहब के कपाट भी खुल जाएंगे। तो ये यात्रा हमारी अच्छी हो, सभी के लिए सुव्यवस्थित हो, और जो आने वाले यात्री हैं उनको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े और उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। और हम सभी देवभूमि उत्तराखंड के लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें उस पुण्य भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहां पर पूर्ण क्रम में देवी देवताओं का वास है और पूरी देवभूमि देवों से आच्छादित है, हमारे देव स्थानों से आच्छादित है। इतना भी बड़ा सौभाग्य, इससे भी बड़ा कि चारधाम यात्रा को सुखद, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने का भी सौभाग्य हमको मिलता है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि चारधाम यात्रा में जो लोग चारधाम यात्री हैं वो तो यात्रा करके पुण्य के भागी बनते ही बनते हैं, लेकिन जो हमारे स्टेक होल्डर है, हितधारक हैं, जो लोग यात्रा को संचालित करते हैं और जब चारधाम यात्री अपनी यात्रा सकुशलता पूर्वक संपन्न करते हैं तो उनकी यात्रा का पुण्य उनको तो प्राप्त होता ही है, लेकिन जो लोग भी चारधाम यात्रा में चारधाम यात्रियों को सहयोग करते हैं वह भी पुण्य के भागी बनते हैं, चाहे वो हमारे अनेक चारधाम रोटेशन वाले लोग हों, हमारे अन्य हितधारक हों, होटल वाले हों, टैक्सी वाले हों, टूर वाले हों, हमारे धर्मशालाओं वाले हों, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोग हों, स्वयंसेवी संगठनों के लोग हों, वह भी उस चारधाम यात्रा के भले ही वो साक्षात दर्शन नहीं करते हों, लेकिन उसके बाद भी वो पुण्य के भागी बनते हैं। तो इसलिए हम सभी का दायित्व है कि हम इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे अपनत्व के साथ और ईमानदारी से इस दायित्व का हम निर्वाह करें, इस दायित्व को निभाएं। भाइयों बहनों, चारधाम यात्रा हमारी श्रद्धा, समर्पण, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास के साथ साथ प्रत्येक वर्ष करोड़ों श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करती है। पतित पावनी मां गंगा के आशीर्वाद से प्रतिवर्ष चारधाम यात्रा अपने नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पिछले वर्ष लगभग 36 दिनों तक ये यात्रा बाधित रही। बड़ी आपदा राज्य के अंदर आई थी। चारधाम जो मार्ग था वो मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और लगभग 36 दिन तक यात्रा नहीं हो पाई, लेकिन उसके बावजूद भी आस्था और श्रद्धा कम नहीं हुई। 46 लाख लोगों ने चारधाम में आकर चारधामों के दर्शन किए। एक बड़ा आंकड़ा था। मुझे विश्वास है कि इस बार भी ये यात्रा न केवल अपने पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, बल्कि श्रद्धा, व्यवस्था और व्यवस्थित यात्रा, जिसके बारे में अभी भाई हमारे सुबोध मियां जी ने कहा, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा, तो नए मानदंड भी स्थापित करेगी और हम सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। पिछली बार 2024 की जो यात्रा हमारी चारधाम यात्रा, तो वही खबर सामने आ रही है जहां हाई लेवल में सीएम धामी की हाई लेवल मीटिंग। आपको बताते चले कि सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम धामी की हाई लेवल मीटिंग, जहां सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अधिकारियों अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश। पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है सरकार। जिन्होंने कानून तोड़ा उनके खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम धामी की हाई लेवल मीटिंग। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश। पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है सरकार। तो वहीं देहरादून में वन नेशन वन इलेक्शन सम्मेलन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
सराहना की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लगभग 11 वर्षों के कार्यकाल में देश ने कई ऐतिहासिक फैसले देखे और विकास की कई ऊंचाइयों को छुआ है। सीएम धामी ने कहा, हम पहले 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज 5वें स्थान पर है। सीएम धामी का लक्ष्य भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा बताया और देश में लोकतंत्र और सशक्तिकरण की बात कही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लगभग 11 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ये 11 वर्षों का कार्यकाल अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ रहा है। एक से एक ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं और देश में विकास और आर्थिक प्रगति के भी नए कीर्तिमान देश के अंदर स्थापित हुए हैं और भारत के लोकतंत्र को मजबूती मिली है। देश आगे बढ़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था भी जहां 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की हो गई है और आदरणीय सुनील जी ने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत में माननीय मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के संबंधित विभिन्न आपको बताते चले कि समसामयिक विषयों पर चर्चा की। भारत और नेपाल के लोगों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से गहरी समानता देखने को मिलती है। दोनों देशों में परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा, खान पान और जीवन शैली में कई तरह की समानताएं हैं जो वर्षों से आपसी जुड़ाव और विश्वास को मजबूत करती रही है। यही वजह है कि भारत और नेपाल के संबंध केवल राजनीतिक या भौगोलिक नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक गहराई से जुड़े हुए हैं। सीएम कमल बहादुर शाह से मिले सीएम धामी को बताते चले। तो वहीं नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले को सीएम धामी ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित के परिवार से फोन पर बात की, उन्हें ढाढस बंधाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़िता और उसके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार से कहा कि दोनों बच्चियों की शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी। इसके अलावा परिवार की मदद के लिए सरकार हर कदम उठाएगी। साथ ही जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि आपको बताते चले स्पॉन्सरशिप योजना के तहत बालिका को हर माह 4,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा दुष्कर्म पीड़ित को राज्य विविध सेवा प्राधिकरण की ओर से भी धनराशि दी जाएगी। तो वही समाज कल्याण विभाग की योजना से भी परिवार को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया गया है। तो वही केंद्र सरकार के तहत लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में कई संगठन आगे आए हैं। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत डॉक्टर शालीन अली ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ये संशोधन मुस्लिम महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और न्याय सुनिश्चित करेगा। उन्होंने सभी मुस्लिम समुदाय से इस बिल का समर्थन करने की अपील की है। कानून को लेकर आज जो हमने प्रेस वार्ता करी है उसका मेन उद्देश्य ये है कि आम जनता तक ये बात पहुंचे कि आज समय आ गया है, यदि सरकार हमारे लिए कोई अच्छा संशोधन कानून लेकर आ रही है जिससे हम ही को फायदा है, हमारी कम्युनिटी को फायदा है, समाज को फायदा है, उसका हमें समर्थन करना चाहिए। गलत इरादे रखने वाले लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। आज तक वक्फ बोर्ड से या वक्फ से आम जनता तक जो भी और मजलूम जनता तक, मजलूम मुसलमानों तक उसका फायदा नहीं पहुंच पाया था। अब समय आ गया है, हमें तालीम के ऊपर तवज्जो देनी है। हमें इस बात पे ज्यादा पुरजोर तरीके से हमें ध्यान देना है कि हम इन सब चीजों से किस तरीके से फायदा उठाकर अपने कौम को आगे ले जा सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पर्वतारोहण और ट्रैकिंग की अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार करेगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश में इको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में अधिकारियों को आपको बताते चले अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश में इको टूरिज्म के क्षेत्र में और संभावनाएं तलाशी जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का अधिकतम भूभाग वन्य क्षेत्र है जो प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने में सक्षम है। उन्होंने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ इसमें सामुदायिक सहभागिता बढ़ाए जाने की भी बात कही है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने वन विभाग को ऐसी व्यवस्था
बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्वतारोहण और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया जाए, ताकि देश विदेश से सभी प्रकार की अनुमतियां एक बार आवेदन प्राप्त हो सके। तो वहीं उत्तराखंड के भगवान बद्रीनाथ के उत्सव पालकी भक्तों के जयकारों के बीच बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है। मंदिर परिसर को भव्य रूप से गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है। कुल 6 बजे भगवान बद्रीनाथ के कपाट विविध पूजा अर्चना के साथ खोले जाएंगे। कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। तो वहीं श्रद्धालुओं में भारी उत्साह और भक्ति का माहौल है। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ 2 मई की सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पुजारियों के वैदिक मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच कपाट खोले गए और इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। कपाट खुल चुके हैं। कपाट खुलते ही भक्तों ने मंदिर के अंदर जलती अखंड ज्योति के दर्शन किए। इसके बाद रुद्राभिषेक, शिवाष्टक, शिव तांडव स्तोत्र और केदाराष्टक के मंत्रों का जाप हुआ। मंदिर को 54 किस्म के 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया। इसमें नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे विभिन्न देशों से लाए गए गुलाब और गेंदा के फूल शामिल थे। पहले दिन करीब 10,000 लोग दर्शनों के लिए पहुँचे। भीड़ मैनेज करने के लिए टोकन सिस्टम से दर्शन करवाए जा रहे हैं। भक्त अब अगले 6 महीने तक दर्शन कर सकेंगे बाबा केदार के। इस दरमियान कपाट खुलने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे, जिन्होंने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। मैं सबसे पहले आप सभी का बाबा के इस पावन धाम पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज उत्सुक घड़ी आ गई, जिसका हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा के कपाट खुले और बाबा के दर्शन हो और विधिवत यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। सभी जानते हैं 2013 में ये पूरा प्रांगण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। आपदा, भीषण आपदा आई थी और बाबा के अनन्य भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी को बाबा की कृपा से, देशवासियों के आशीर्वाद से 2014 में जब उनको देश का वो प्रधानमंत्री बने और उनके प्रधानमंत्री बनते ही यहाँ बाबा के नव निर्माण का काम, पुनः निर्माण का काम, इस पूरे परिसर का काम, पूरे इस आसपास के क्षेत्रों का काम तत्काल प्रारंभ हुआ और 2000 करोड़ से भी अधिक की योजनाएं आज गतिमान है। सभी हमारे जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, तीर्थ यात्री हैं, देश दुनिया से जो यहाँ बाबा के धाम पर पधारते हैं, हमारे अन्य धामों में आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, उनको यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए इस बार हमने यात्रा का 2024 का जैसे ही यात्रा वो संपन्न हुई थी, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। जून से अगस्त के बीच मौसम ठीक रहा तो इस बार 25 लाख से ज्यादा लोगों के केदारनाथ धाम पहुंचने का अनुमान है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। 1 मई को ही बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ धाम पहुंची। बाबा के दर्शनों के लिए करीब 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहले ही पहुंच चुके थे और जैसे ही सुबह कपाट खुले तो पूरा धाम हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर बाबा केदार के मंदिर को 108 क्विंटल फूलों के आकर्षक मालाओं से सजाया गया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने भावपूर्ण तरीके से श्रद्धालुओं का स्वागत किया। विश्व से आए हुए श्रद्धालुओं का मैं देवभूमि में स्वागत करता हूं और सरकार ने पूर्ण कोशिश करी है
कि बाबा केदार का आशीर्वाद समस्त श्रद्धालुओं को मिले, तो यात्रा उनकी सुगम हो, कहीं ना कहीं सुविधाएं से लैस हो पूरी यात्रा। और मुझे अच्छा लगा कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो बाबा केदार के दर्शन के लिए हुए हैं। हमारे बद्रीनाथ जी के धाम भी खुल रहा है, यमुनोत्री गंगोत्री भगवान का धाम भी खुला हुआ है, चारों धाम हमारे खुल रहे हैं और समस्त श्रद्धालुओं को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले 1 मई को उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ और अपर पुलिस महानिदेशक श्री वी मुरुगेशन ने श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, तैयारियों को पुख्ता किया। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने उन्हें सुरक्षा तैयारियों की जानकारी दी। इस बार केदारनाथ यात्रा में भीड़ नियंत्रण के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है, जो पहले दिन से ही प्रभावी होगी। डीजीपी ने टोकन काउंटरों की संख्या भी बढ़ाई है। पीए सिस्टम से यात्रियों को जानकारी देने और स्क्रीन पर स्लॉट और नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एटीएस और पैरामिलिट्री बल की तैनाती को भी सुव्यवस्थित करने की बात कही है। केदारनाथ में यात्रियों की गाइडलाइंस जारी की गई है। केदारनाथ मंदिर परिसर के 30 मीटर के दायरे में मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। रील या फिर फोटो शूट करते हुए पाए जाने पर मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाएंगे और 5,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हर साल सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते बाबा केदारनाथ के मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं तो मंदिर के द्वार पुनः खुलते हैं और बाबा केदार भक्तों को दर्शन देकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट RNTV। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।